Students of MSc Sports Science सेमेस्टर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है और उसके प्रोसेस को आपने कैसे टेकअप करना है, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे लेनी है। तो चूंकि ये एक लंबा टॉपिक था, लिहाजा मैंने इसे 3 हिस्सों में स्प्लिट किया था। तो आज मैं दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने चुननी है उसके मुतालिक क्या क्या शराइत हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने किसी भी प्रॉब्लम को चुनना है। तो पहली चीज ये है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च विल बी हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी। तो आपने ये देखना है कि आप जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, क्या वो एरिया जिसमें आप रिसर्च करते हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, क्या हमारी सोसाइटी को उससे कोई फ़ायदा है। नंबर 2, ड्रॉबैक्स कैन बी ओवरकम विच द अदर रिसर्चर्स हैज़ फेस्ड। तो आपने ये देखना है कि पहले से अगर उस पर कुछ काम हो चुका है, कुछ रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो देखना है कि उन्होंने क्या कमियां छोड़ी हैं, उनकी रिसर्च में क्या डायमेंशंस ऐसी थी जो जिन पर रिसर्च होना बाकी थी। तो आपने उनके ड्रॉबैक्स को पर काबू पाना है, उनको रिजॉल्व करना है, उनको हल करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू इट। तो अगली बात यह है कि जो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके मुतालिक पहले से कुछ रिसर्च हो चुकी है या नहीं, यानी उसके लिए डाटा अवेलेबल है या नहीं। तो डाटा उसके लिए पहले अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप उस एरिया ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड करें। एंड इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू इट, और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या इथिकल इश्यूज हैं जो इससे मुतल्लिक हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको रास्ते में आ सकती हैं। इट विल बी हेल्पफुल टू नो व्हाट वी विल अचीव आफ्टर द रिसर्च इज ओवर। तो हमें थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम रिसर्च कर चुके होंगे तो हमारी फाइंडिंग्स किस तरह की होगी, हम क्या ढूंढ रहे हैं। नंबर 5, we can also know whether the topic is significant enough, feasible and free of unknown hazards or dangers। तो हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है एक तो सिग्निफिकेंट हो, अहम हो, ठीक है, लोगों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस हो। नंबर 2, ये फिजिबल भी हो, ऐसा ना हो कि इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उसको करना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो ऐसा टॉपिक नहीं आप चुनेंगे। फ्री ऑफ अननोन हैजर्ड्स, अगर उसमें कोई शदीद किस्म के ख़तरात हैं तो वो आप उसको रिसर्च को ना लें। आपको खदशा है, ख़तरा है, या आपकी रिसर्च की वजह से जो उसमें पार्टिसिपेंट्स अगर उनको कोई खदशा है तो आप उस रिसर्च से दूर रहें। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़र्ज़ कर लें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मेमोरी पर क्या फ़र्क पड़ता है, बिजली का झटका लगाने की वजह से मेमोरी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब बज़ाहिर फ़र्क तो पड़ता है, जब भी आपको बिजली का झटका लगेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा, मेमोरी पर असरात तो होते हैं। लेकिन इसमें एक खदशा और ख़तरा ये है कि जब आप लोगों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, तो उससे उन्हें तकलीफ होगी, हैज़र्ड्स होंगे, लोग हिस्सा लेना नहीं चाहेंगे इस रिसर्च में। तो आपने किसी भी ऐसी रिसर्च को कंटिन्यू नहीं करना कि जिसके नतीजे में आपको या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोई ख़तरात हों। छठे पॉइंट पे है इट शुड बी क्लियर, कि जो आप टॉपिक चुन रहे हैं आप भी क्लियर हो और उसमें किसी किस्म की आपको एम्बिग्यूटी ना हो, बिल्कुल क्लियर हो कि हमने क्या करना है। नंबर 7 पे रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हुए क्या है, फ्रॉम वेयर द क्यूरियोसिटी इंफॉर्मेशन गैप्स। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो ऑलरेडी रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है उन्होंने इंफॉर्मेशन में गैप कहाँ रखे हैं, उन गैप्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर काम करना है कि उन गैप्स को कैसे फिल किया जा सकता है।
नंबर 8, कंट्रोवर्सी रेप्लिकेशन ऑफ द लिटरेचर। तो एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो काम पहले हो चुका हो, आप दोबारा कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि फिर वही का वही काम रिपीट हो रहा हो, तो ख्याल रखना है कि रेप्लिकेशन ना हो। अब रिव्यूअर या रिसर्च पर्सन्स या प्रोफेसर्स या जो आपको गाइड करने वाले हैं वो, और जो रिसर्चर है उसके मुतालिक कुछ बातें अहम हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्चर, कि जो रिसर्च कर रहा है शख्स, उसका अपना एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। रिसर्च एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, एबिलिटी, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, उसका अपना बिहेवियर कैसा है, क्या वो काम शौक से करता है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, क्या वो चीज़ों को ठीक तरह से पोर्ट्रे करता है, उसके अंदर एबिलिटीज़ कैसी हैं, और रिसर्चर का अपना एक्सपीरियंस और एप्टीट्यूड भी इसमें काउंट करता है कि उसका अपने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। फिर रिसर्चर की ट्रेनिंग कैसी हुई है, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन, वो किस हद तक रिसर्च को जानता है। फिर रिसर्चर्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसर्चर क्या ढूंढना चाह रहा है, जो रिसर्चर है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मकसद क्या है रिसर्च को करने का। ओरिजिनलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च, फिर ये भी होना चाहिए कि एक तो रिसर्च वो ओरिजिनल पेश करे, और दूसरी बात यह है कि बाद में इस रिसर्च की यूटिलिटी भी हो, यानी इसको बाकायदा इस्तेमाल में भी लाया जा सके, लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो। जहाँ तक ताल्लुक है डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिसर्च वर्क्स, तो देखना ये पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो रिसर्चर काम कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि जो रिसर्चर काम करना चाह रहा है उसके मुतल्लिक क्या फील्ड में डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज सारे ठीक हैं, क्या उसके लिए डाटा अवेलेबल है, क्या वो उससे काम कर सकता है। एक्सेस टू द स्टडी एरिया, कि जिस एरिया को वो स्टडी करना चाहता है क्या वो एरिया उसकी एक्सेस में भी है या नहीं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज जो उस रिसर्च स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए, क्या उसके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मनी है, अगर कहीं पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे उसमें रकम की ज़रूरत पड़ेगी। मैन पावर, अगर उसमें कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत है तो क्या वो उन लोगों की हेल्प को अरेंज कर सकता है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चनियर्स फिल कराने हैं, इंटरव्यूज़ लेने हैं, या किसी भी किस्म की रिसर्च के मुतल्लिक कुछ सवालात हैं, तो सवालात लोगों से आप करेंगे, क्या लोग कोऑपरेटिव हैं। अगली बात यह है टाइम फैक्टर के, जो आपने रिसर्च चुनी है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में आपने इसे कंप्लीट करना है। और नंबर 10 पे है सुपरवाइजर्स टाइम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सुपरवाइज़र जो हैं उनकी टाइम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, अगर सुपरवाइजर्स जो हैं उनके साथ जो रिसर्चर हैं वो बाकायदा इन टच रहेंगे, उनसे वक्तन फ़वक्तन वक्त लेते रहेंगे, गाइडेंस लेते रहेंगे, तो रिसर्च अच्छी रहेगी। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि उनके कितने रिसर्च पेपर हैं, कितना रिसर्च का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सपीरियंसेस, उनके अपने एक्सपीरियंसेस फील्ड के या ऑफिस के उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और इंटरेस्ट कि आपका जो रिसर्च जो सुपरवाइज़र है उनका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है तो ऐसी सूरत में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे अंदाज में काम कर लेंगे। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है और जो रिसर्च सुपरवाइज़र है उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में काम को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता। नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, नीड ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन आपने आगे मूव करना है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कोशिश करेंगे आप ना लें, ऐसे टॉपिक्स जिनके जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसके ऊपर आप भी किसी खतरे में हो और आपके साथ जो साथ देने वाले हैं, जो लोग आप जिन्होंने आपको डाटा प्रोवाइड करना है, अगर उनको उनके लिए भी मसाइल खड़े होते हैं, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को ना लें। टू नैरो और टू वेग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत आप नैरो कर देते हैं, यानी बाज़ का ब्रॉड टॉपिक से बिल्कुल टॉपिक को नैरो कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक को नैरो ना करें और वेग ना हो, वाज़ेह चीज़ें लें, क्लियर लें, ठीक है, मुबहम ना हो, छुपी हुई ना हो।
तो साफ सुथरा डाटा आपने इकट्ठा करना है, ठीक है। हर जो चीज़ रिसर्चर अपने पेपर में प्रेजेंट करेगा तो उसको वो बाकायदा तौर पर एक्सप्रेस भी कर सकता हो, ठीक है जी। अवॉइडेंस ऑफ द ट्रबल्स, बिला वजह किसी भी किस्म की अगर कोई ट्रबल आ रही है तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो जिन सवालों के जवाब आपने इस दौरान ढूंढने हैं उसमें व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये तमाम किस्म के सवालात हैं जिनके जवाबात रिव्यूअर्स ने, रिसर्चर ने बुनियादी तौर पर। सोर्सेज क्या होते हैं जी प्रॉब्लम को सर्च करने के, कहाँ कहाँ से आप प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। नंबर एक, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पहले तो होते हैं जी प्रीवियस रिसर्चेस जो हो चुकी होती हैं उनको पढ़ें, ठीक है। जो डिसर्टेशंस पहले छप चुकी हैं, जो स्टडीज़ पहले छप चुकी हैं उनको देखें। इसके अलावा बुक्स को देखें, जो रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं उनको देखें। जो रिसोर्स पर्सन्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे मिलें, अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बताएं। जो लिटरेचर आप पढ़ कर जाते हैं उनसे डिस्कस करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, बार बार उनसे डिस्कस करें, अपने फेलोज से डिस्कस करें। जो आपके क्लास फेलोज हैं वो भी हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दे दें टॉपिक को सर्च करने में। न्यूज़पेपर्स को से भी आप ले सकते हैं डाटा, टेलीविज़न से, रेडियो से, और मुख्तलिफ़ किस्म का सोशल मीडिया जो है वहाँ से भी आप लेके रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनको भी अटेंड करने पर हमें लेटेस्ट इश्यूज़ का पता लगता है कि किन इश्यूज़ पर काम अभी करना बाकी है। इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, डिफरेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे होते हैं, रिसर्च सेंटर्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स का पता लगता है कि आने वाले वक्त में क्या डायमेंशन है जिनमें काम किया जा सकता है। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडियाज से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 9, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके तहत भी आप कोई प्रॉब्लम को टेकअप कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि वर्थ स्टडीइंग है तो आप उसको टेकअप करें। इसके अलावा डिस्कशंस विद द फेलोज एंड कोलीग्स, ये पहले भी मैंने बात की है कि आपके जो फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनसे आप डिस्कस करें। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अपने कोलीग से बात करें और उनसे डिस्कस करें कि हमें किस किस्म के टॉपिक लेने चाहिए। डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान बड़ा रिलैक्स होता है। तो स्कूल का इन्वायरमेंट बड़ा फॉर्मल सा होता है, कॉलेज का इन्वायरमेंट बड़ा फॉर्मल सा होता है। तो बाज़ औक़ात हम अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से, अपने जो हमारे एज फेलोज़ होते हैं या हमारे कोलीग्स होते हैं उनके साथ वक्तन फ़वक्तन खाने की टेबल पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें बाज़ औक़ात बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एवेल्यूएशन, अब जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उसको एवेल्यूएट करना है। तो याद रखें कि जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था ना, अब उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को सामने रखे हुए आपने अपनी प्रॉब्लम को एवेल्यूएट करनी है, ठीक है। तो अब एवेल्यूएशन के लिए पहली चीज़ आप क्या चेक करेंगे, इज द प्रॉब्लम ऑफ करंट इंटरेस्ट, ठीक है। विल द रिसर्च रिजल्ट्स हैव सोशल इम्प्लीकेशन, तो आपने ये देखना है कि क्या ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंडली ये है कि क्या इससे एरिया ऑफ नॉलेज में कुछ इजाफा होगा, और क्या इसकी कुछ साइंटिफिक या सोशल वैल्यू है। नंबर 2 पे क्या है कि क्या ये अप्लाइड है, मतलब जो इससे रिजल्ट्स हासिल होंगे क्या उन रिजल्ट्स को हम बाद में कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3, रिसर्च कैन ऑप्ट न्यू प्रॉब्लम्स एंड लीड टू फर्दर रिसर्च, तो क्या आपकी जो रिसर्च है इसकी बुनियाद पर जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, क्या हम कल कला को इसकी बुनियाद पर कोई और रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हैं या यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नंबर 4, क्या इस एरिया में कोई स्कोप है। बाज़ औक़ात होता है, ऐसा होता है कि एक फील्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो जाती है, उसमें मज़ीद रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो आपने ये देखना है कि न्यू एवेन्यू है, क्या इसमें न्यूनेस है, क्या कोई नई चीज़ है। नंबर 5, तो नंबर 5 ये है कि विल इट बी पॉसिबल फॉर अनदर रिसर्चर टू रिपीट द रिसर्च, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर आपने एक रिसर्च की है तो कोई दूसरा शख्स इसको थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करके इस रिसर्च को क्या रिपीट कर सकता है, कोई गुंजाइश है ऐसी। नंबर 6,
विल इट हैव एनी वैल्यू? ठीक है, कि जो जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं तो क्या इसकी आपके लिए या मुआशरे के लिए कोई वैल्यू है बाद में? क्या क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? आपकी मोटिवेशन इस तरफ किस लिहाज से रही? नंबर 7 पे ये है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स हैं कि आप रिसर्च करें? क्या आप क्वालिफाइड हैं कि आप रिसर्च को टेकअप कर सकते हैं? ठीक है, तो जो एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको उस एरिया का नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड में आप ना जाएं, दूसरी फील्ड में चले जाएं। नंबर 8 पे है, डू यू हैव नेसेसरी फंड्स? तो रिसर्च तो आपने टेकअप कर लिया, तो रिसर्च टेकअप करने के साथ साथ उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फंड्स भी चाहिए होते हैं। तो क्या उस रिसर्च को मीट करने के लिए फंड्स, रिक्वायर्ड फंड्स आपके पास मौजूद हैं? कहीं अगर हमें फोटोस्टेट चाहिए, कहीं हमने पहुंचना है, तो जहाँ से डाटा इकट्ठा करना है, कुछ वहाँ पे अगर कुछ हमें फंड्स वगैरह चाहिए, तो क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है? नंबर 9 में क्या है, डू यू हैव एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज़? तो कहते हैं कि आपने जब इस पे काम करना है तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकालनी है। तो जब आप फाइंडिंग्स निकाल लें तो उससे पहले आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आप उस पर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास कंप्यूटर उसके लिए होना चाहिए ताकि आप उस पर बाकायदा उसको डाटा का कोई मीन, मीडियन, मॉड, कोई नॉर्मल कर्व, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालना चाहें तो मैथमेटिकली आप उसको स्टैटिस्टिकली चीज़ों को निकालना आता हो तो कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। आपने ग्राफ ड्रॉ करने, आपने टेबल्स वगैरह बनाने, तो क्या इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बाकायदा सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर जो है वो हो, कंप्यूटर या इंटरनेट या दीगर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 10, विल इट बी पार्टिकुलरली पॉसिबल टू अंडरटेक द रिसर्च? तो फिर आपने एक दफ़ा फिर सोचना है कि क्या प्रैक्टिकली हम इस रिसर्च को टेकअप कर सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये, इज द रिसर्च फ्री ऑफ एनी एथिकल प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस? क्या आपकी रिसर्च की वजह से कोई एथिकल मसाइल तो नहीं आ रही, आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, आपकी वजह से किसी जानवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, आपकी वजह से किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, आपकी वजह से किसी इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीलियां तो नहीं आ रही? तो ये तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देखनी है, ऑब्जर्व करनी है कि उन मसाइल को अगर हैं तो उन्हें मिनिमाइज किया जाए। इन दी एंड, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि जो पार्ट 3 है उसको, उसके बाकी हिस्से को मैं आपको एक्सप्रेस करूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।